नमस्कार दोस्तों, पेश है एक रात 4 कत्ल की असली वारदात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक ऐसी कहानी जो सभी के रोंगटे खड़े कर देगी। यह वारदात दिसंबर 2001 की दिल्ली एनसीआर सोनीपत जिला, जो कि एटलस साइकिल के लिए प्रसिद्ध है, कि यह घटना आपके होश उड़ा देगी। किस तरह शहर में एक गिरोह कत्ल पर कत्ल करता रहा, पुलिस शहर की सड़कों पर खाक छानती रही और यह गिरोह खेतों में वारदात को अंजाम देता रहा। दिसंबर 2001, कड़ाके की ठंड, सोनीपत का एक बहुत ही रियासी एरिया मॉडल टाउन, जहां बहुत बड़े नामी लोग रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोठी जहां पर बनी यह शहर का पुराना रईस एरिया है। हर गली के अंत में लोहे के बड़े गेटों का प्रबंध भी है। बाकायदा चौकीदार भी रात भर गश्त पर रहता है, जो रात भर पहरा देता है। क्योंकि यह घटना देर रात की नहीं थी, बल्कि अभी लगभग 9 बजे ही थे। चौकीदार भी खाना खाने गया हुआ था, लेकिन ठंड की वजह से लोग सड़कों पर नहीं थे। दिसंबर महीने में जब इस तरह की कड़ी ठंड पड़ती है तो लोग रजाई में जल्दी ही दुबक जाते हैं। बड़े शहरों में लोग घरों से बाहर भी बहुत ही कम निकलते हैं और ठंड के मौसम में तो सिर्फ गिने चुने लोग ही बाहर दिखाई देते हैं। रात 9 बजे के करीब वकील सुरेंद्र के घर में कुछ लोग दाखिल होते हैं। वकील साहब की कोठी का दरवाज़ा खुला था, क्योंकि उनकी 5 वर्षीय बेटी कुछ देर पहले ही पड़ोसी के बच्चे के जन्मदिन पर जाने के लिए निकली थी। स्वयं वकील साहब की पत्नी बेटी को छोड़कर आई थी और वह मेन दरवाज़ा बंद करना भूल गई। अतः इस समय वकील साहब और उनकी पत्नी ही घर पर मौजूद थे। अनजान लोगों ने घर में घुसते ही वकील दंपत्ति को बंदी बना लिया। चोरी की मंशा से घुसे गिरोह का वकील साहब ने विरोध किया तो गिरोह के एक व्यक्ति ने गुस्से में भरकर वकील साहब और उनकी पत्नी का गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। आनन फानन में चोरी किया हुआ सारा सामान समेट कर घर से निकल गए। उनके निकलते ही कुछ मिनट बाद पड़ोसी 5 वर्षीय वकील साहब की बेटी को छोड़ने घर में दाखिल हुआ। क्योंकि प्रोग्राम बहुत छोटा ही था, इसीलिए वकील साहब की पत्नी स्वयं कहकर आई थी कि वह केक कटने के बाद बच्ची को लेने आ जाएगी। जब वकील साहब की पत्नी नहीं आई तो पड़ोसी स्वयं बेटी को छोड़ने घर आ गया। घर के अंदर गया तो देखा कि अंदर का नज़ारा तो कुछ और ही, पूरा घर अस्त व्यस्त था। वकील साहब और उनकी पत्नी लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़े थे। उसने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। 9-10 बजे के बीच सारा घटनाक्रम था। पुलिस तुरंत ही एक्शन में आ गई। वकील साहब के घर वालों को भी इन्फॉर्म किया गया। पुलिस पर दबाव था। शहर के नामी वकील की पत्नी सहित हत्या हुई थी। चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई। दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता सील कर दिया गया। बागपत के रास्ते यूपी में लुटेरे प्रवेश ना कर पाएं, इसका ध्यान रखते हुए यह रास्ता भी सील कर दिया गया। दूसरी तरफ जीटी रोड और ऐसे ही शहर के अन्य सभी रास्तों पर पुलिस ने नाकाबंदी लगा दी गई। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी। दूसरी तरफ वह शातिर गिरोह अपना रास्ता बदल लेता है। पुलिस की इतनी तगड़ी कार्रवाई देखकर यह गिरोह समझ जाता है कि आज की रात शहर से बाहर निकलना मुश्किल है, इसीलिए आज रात खेतों में ही गुजारेंगे। यह गिरोह फैसला लेता है कि सोनीपत शहर के बिल्कुल सटे हुए गांव शादीपुर के खेतों में आज रात गुजारी जाएगी। मॉडल टाउन और शादीपुर के बीच दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। इस रास्ते में एक शराब का ठेका पड़ता है। यह गिरोह वकील साहब के घर से निकलकर सड़क के रास्ते इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए शादीपुर गांव की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। उनसे एक शराब की 2 बोतलें खरीदता है। ठेकेदार को शक नहीं होता, क्योंकि उस समय रात के लगभग 10 ही बजे थे। इस समय पर लगभग सभी नशा करने वाले लोग शराब खरीदते हैं और नशा करते हैं। शराब लेकर यह गिरोह गांव की गलियों से गुजरते हुए खेतों की तरफ कदम बढ़ाता है। पुलिस शहर की सड़कों पर गाड़ियों की तलाशी कर रही थी, लेकिन यह गिरोह पैदल ही सोनीपत शहर से सटे गांव की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। इन्होंने जैसे ही गांव की गलियों को पार करके खेतों में कदम रखा, गांव से बिल्कुल पास वाले खेत में एक किसान अपनी गोभी की फसल में पानी दे रहा था। सोनीपत के पास बसे हुए गांव फूल गोभी की खेती विशेष रूप से करते हैं। इनकी गोभी दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में रातों रात भेजी जाती है। दिल्ली से सटा होने के कारण यहाँ के किसान सब्जियों की खेती विशेष रूप से करते हैं। इस गिरोह में से एक व्यक्ति उस किसान से माचिस मांगता है।
किसान कहता है कि मेरे पास माचिस नहीं। इन लोगों की मंशा थी कि आग और शराब के सहारे दिसंबर की कड़ाके की ठंड वाली रात गुजारनी आसान हो जाएगी। माचिस नहीं मिलने पर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक पल को इन्हें लगता है कि इन्होंने किसान से माचिस मांगकर गलती कर दी। यह हमारी पोल पट्टी खोल सकता है, अतः इसे ठिकाने लगा देना चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल गांव बहुत नज़दीक होने के कारण यह लोग अपना इरादा बदल लेते हैं और चुपचाप आगे खेतों की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली सुबह करीब 5 बजे गांव का ही एक अन्य व्यक्ति अपने खेतों में जा रहा था। वह भी रात को अपनी गेहूं की फसल में पानी चलाकर आया था। सुबह जल्दी जाकर खेतों का जायजा लेने के लिए वह सुबह घर से निकला तो जैसे ही वह मेन रास्ते से अपने खेत की तरफ कच्चे रास्ते पर कदम बढ़ाता है, उसे कच्चे रास्ते में कुछ दूरी पर अजीब सा पड़ा हुआ महसूस होता है। अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी। वह घबरा जाता है। उसके हाथ में टॉर्च थी। वह टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि यह कोई इंसान है। थोड़ा नज़दीक जाकर देखता है तो वह चौंक गया। यह तो गांव का धर्म सिंह है। धर्म सिंह की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। वह अपने खेतों से रेंगता हुआ कच्चे रास्ते तक आ गया था। उसका मुंह बुरी तरह से घायल किया गया था। जबड़ा अंदर धंसा हुआ था। देखने से लग रहा था कि किसी ने नुकीले हथियार से उसके जबड़े पर वार किया है। जबड़ा टूटकर गले में फंसा हुआ था। गले से खून बह रहा था। हालत बहुत बुरी थी, पर पता नहीं वह इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में कैसे सरवाइव कर रहा था। वह भी रात को अपनी गेहूं की फसल में पानी लगा रहा था। उस समय आईफोन नहीं थी। कीपैड फ़ोन से उस व्यक्ति ने गांव में धर्म सिंह के घर वालों को इन्फॉर्म किया। घर वाले कुछ अन्य लोगों के साथ तुरंत ही खेत में पहुंचे। धर्म सिंह को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। तुरंत ही दिल्ली रेफर कर दिया गया। इस कड़ाके की ठंड में वह घसीटता हुआ खेत से मेन रास्ते तक कैसे पहुंचा होगा, यह सोचकर ही दिल बैठ रहा था। हर कोई सकते में था। धर्म सिंह के खेतों से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर दूसरे गांव का एक 36 वर्षीय नौजवान नवदीप भी अपने गेहूं की फसल में उस रात पानी दे रहा था। क्योंकि ठंड बहुत थी, कोहरा और घनी अंधेरी रात की वजह से बहुत करीब की घटना देखना भी बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे दिन निकला, धर्म सिंह की बात आसपास फैली। साथ ही शहर में कल शाम को हुई वारदात, वकील साहब और उसकी पत्नी की हत्या की खबर भी आग की तरह फैल गई। फिर नवदीप की तलाश शुरू हुई। घर वाले बेटे को तलाश करते हुए खेतों में पहुंचे। उन्होंने खेत में एक कमरा जो बारिश आदि से बचने के लिए बना दिया जाता है, उसमें ढूंढा। लड़का नहीं था। फिर उन्होंने आसपास देखा। ट्यूबवेल जिससे पानी दिया जा रहा था, उसकी मोटर जल चुकी थी। वह अपने आप ही बंद हो गया था। घर वालों ने बेटे को गेहूं के खेतों में ढूंढना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि किसी सांप वगैरह ने ना काट लिया हो। जितने लोग उतनी बातें। हर जगह लड़के को ढूंढा गया। धीरे धीरे दिन निकल आया और धर्म सिंह वाली बात भी हर जगह फैल चुकी थी। किसान खेतों में पहुंचे। आसपास के लोग भी खेतों में जमा होने लगे। किसी एक ने कुएं में झांक कर देखा तो लड़का कुएं में गिरा हुआ था। सबने सोचा कि रात के अंधेरे में शायद उसका पैर फिसल गया होगा और वह कुएं में गिर गया होगा। इस तरह के कुएं में पानी नहीं होता, ट्यूबवेल की मोटर होती है। इस कुएं की गहराई भी लगभग 10 से 12 फुट की होती है। गांव के कुछ लड़कों ने कुएं की गहराई में उतरकर नवदीप को बाहर निकाला। उसकी हालत देखकर सब चौंक गए, क्योंकि उसकी कंडीशन भी बिल्कुल धर्म सिंह जैसी ही थी। उसके जबड़े को भी किसी नुकीले हथियार से अंदर धंसा दिया गया था और एक बार नहीं, बार बार चेहरे पर वार किए गए थे। कुल मिलाकर यह पूरी कोशिश की गई थी कि अगर यह जिंदा बच भी जाए तो कुछ बता ना सके। जैसे ही दिन निकला, शहर की घटना आग की तरह फैल गई। मॉडल टाउन में वकील साहब और उनकी पत्नी का कत्ल। खेतों में रात को गेहूं की फसल में पानी लगा रहे 2 किसानों का कत्ल। पुलिस इन 4 कत्लों को अलग अलग एंगल से देख रही थी। वकील साहब के केस की अलग से जांच पड़ताल की जा रही थी और किसानों के कत्ल की जांच पड़ताल अलग तरीके से की जा रही थी। फिर वह किसान जिसकी भेंट गांव से बाहर उस गिरोह से हुई थी, वह पुलिस के सामने अपना बयान देता है। अभी तक पुलिस को यह भी नहीं पता था कि वे लोग कितने थे। किसान बताता है कि वह 4 लोग थे। उन्होंने उससे माचिस मांगी थी। मना करने पर भी आगे बढ़ गए। मैं उन्हें पहचान नहीं सकता, क्योंकि ठंड बहुत अधिक होने की वजह से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ढक रखा था। समय लगभग 10 से 11 बजे के बीच का था। अब पुलिस की जांच को एक दिशा मिलती है।
कि यह गिरोह मॉडल टाउन में वकील और उनकी पत्नी की हत्या करने के बाद शहरी सड़कों के रास्ते से ना जाकर गांव की तरफ से होता हुआ पैदल ही खेतों के रास्ते दिल्ली में प्रवेश कर गया। पुलिस के हाथ खाली थे। एक रात में 4 कत्ल हो चुके थे। गिरोह जुर्म को अंजाम देकर बच निकला था। पुलिस पर दबाव था। धर्म सिंह के खेतों की जांच की गई। गेहूं के खेतों के बीच में शराब की बोतलें और वकील साहब के घर से चुराया गया एक बैग मिला, जिसमें कुछ कागज भी थे जो शायद वकील साहब के क्लाइंट के थे। अब यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि दोनों के साथ बेवजह ही बेकसूर हत्यारों के हाथों मारे गए। यह चारों कत्ल एक दूसरे से जुड़े हुए। अब पुलिस के लिए यह साफ हो चुका था कि हत्यारे रात भर खेतों में घूमते रहे। शायद किसी बात को लेकर धर्म सिंह ने उन्हें टोका होगा और धर्म सिंह उनकी पोल पट्टी ना खोल दे, इस वजह से उन्होंने उसकी हत्या कर दी। फिर वह आगे बढ़े। फिर शायद 36 वर्षीय नवदीप ने उन्हें रोका होगा और उन्होंने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ साफ था, लेकिन पुलिस के हाथ सबूत नहीं थे। ना ही यह पता था कि हत्यारे कौन थे और कहाँ से आए थे और कहाँ गए। उस समय सीसीटीवी कैमराज भी नहीं होते थे जिनसे हत्यारों की पहचान की जा सके। इसी समय हरियाणा में एक गिरोह सक्रिय था जिसे कच्छाधारी कहते हैं। यह लोग हमारे राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों में समय समय पर सक्रिय रहते हैं। यह अपने पूरे शरीर पर ग्रीस लगा कर रखते हैं। कपड़ों के नाम पर इनके शरीर पर सिर्फ लंबे कच्छे होते हैं ताकि यदि कोई इन्हें पकड़े तो फिसलन की वजह से यह किसी की पकड़ में ना आए। लेकिन कच्छाधारी गिरोह कभी किसी की हत्या नहीं करते। मोस्ट ऑफ यह पशुओं की चोरी करते हैं और या फिर छोटी मोटी चोरी करते हैं। जब तक कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो तब तक यह लोग हत्या नहीं करते। ऐसा हमेशा देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो एक रात में 4 हत्याएं हुई थी। वकील साहब के यहाँ चोरी हुई थी और एक के बाद एक रात में 4 कत्ल किए गए थे। हत्यारे बहुत आसानी से खेतों के रास्ते से बचकर निकल भी चुके थे। पुलिस के हाथ कुछ नहीं था। दबाव बढ़ता जा रहा था। बोतलों और मिले बैग पर फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे क्योंकि बहुत अधिक ओस और कोहरा की वजह से सब कुछ धुल चुका था। पुलिस के हाथ खाली थे। दबाव बढ़ रहा था। वकीलों की तरफ से मीटिंग पर मीटिंग की जा रही थी और वे धरने पर बैठे थे। पुलिस को उम्मीद थी कि धर्म सिंह की शायद कुछ बता सके, लेकिन इस वारदात के अगले दिन ही दोपहर तक धर्म सिंह भी दुनिया छोड़कर जा चुके थे। बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से रात की ठंड में कपा देने वाली सर्दी वैसे भी इंसान को मारने के लिए काफ़ी होती। अब धर्म सिंह से पुलिस को आखिरी उम्मीद थी। अब वह भी ख़त्म हो चुकी थी। अगले दिन पुलिस के एक बड़े अधिकारी का बयान आता है। सभी न्यूज़पेपर और टीवी पर एक खबर दिखाई जाती है जिसमें एसपी साहब कहते हैं कि धर्म सिंह के खेतों से मिले कागजात से पता चलता है कि यह वकील साहब के किसी दुश्मन ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किया है। चोरी तो सिर्फ एक बहाना है। उनका मकसद तो वकील साहब के परिवार को ख़त्म करना था। शायद वकील साहब ने अपने कैरियर के दौरान किसी का केस लड़ा होगा जिसके कारण वकील साहब उन्हें खटक गए होंगे और यह उनके किसी दुश्मन का काम है। इसीलिए वकील साहब ने अपने कैरियर में जितने भी केस लड़े उनके पास्ट और प्रेजेंट के सभी क्लाइंट्स को उठाकर उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसमें किसी गिरोह का कोई हाथ होने की आशंका नहीं है। धर्म सिंह के खेत से कुछ कागजात और शराब की 2 बोतलें बरामद हुई और कुछ नहीं मिला। इन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए तहकीकात की जा रही। इस बयान से वह गिरोह आश्वस्त हो गया कि पुलिस की नज़र उन पर नहीं। पुलिस कहीं और उलझी हुई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने एक प्लान बनाया। उन्होंने शादी वर्दी में अपने कुछ सिपाही खेतों में काम पर लगा दिए। गांव के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को भी अपने साथ लिया और दिन रात छुपकर पुलिस के कुछ आदमी खेतों में पहरे पर थे। वे शादी वर्दी में होते थे ताकि उन पर शक ना हो, लगे कि गांव के किसान ही खेतों में काम कर रहे हैं। कई दिन तक कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं कोई चहल पहल या सुराग हाथ नहीं लगा। वकील साहब के घर में अब उनकी 5 वर्षीय बेटी अकेली थी। परिवार इस दुखदायी समय से गुजर रहा था। वहीं 2 किसान जिनकी कोई गलती नहीं थी वह भी उस गिरोह के शिकार हो गए, दुनिया छोड़कर जा चुके थे। उनके परिवार भी गहरे सदमे में थे। हर कोई चाहता था कि इस अपराध का पर्दाफाश हो, क्योंकि एक रात में 4 कत्ल
अलग अलग जगह, और जिस तरह से धर्म सिंह की कंडीशन थी उसे देखकर लगता था कि कितनी बर्बरता से उनकी हत्या की गई। हर कोई गुस्से में था। एक रात करीब 11 बजे कहीं से कोई आवाज़ उठती कि वे लोग पकड़े गए खेतों में। आसपास के सभी गांव, लगभग पूरा शहर शादीपुर के गांव के खेतों में पहुंच गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रात होते होते यह मुद्दा ठंडा पड़ गया। फिर सब फिर से सो गए। अभी तक किसी को सही जानकारी नहीं थी कि यह काम किसी चोर गिरोह का है या वकील साहब के किसी क्लाइंट का या फिर कच्छाधारी गिरोह का। इसीलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सोनीपत के लगभग हर कॉलोनी, मॉडल टाउन एरिया और आसपास के गांव में रात के पहरे लगा दिए गए। हर रोज 2 व्यक्ति अपनी गली का पहरा देने लगे। मंजर ऐसा था कि एक आवाज़ से सब लोग एक आवाज़ पर खेतों में पहुंच जाते थे। कॉलोनियाँ खाली हो जाती थी। गांव में सिर्फ औरतें रह जाती थी। सभी पुरुष एक आवाज़ पर दौड़ पड़ते थे। फिर एक दिन धर्म सिंह के खेतों के आसपास 2 अनजान लोगों को मंडराते हुए देखा गया। वह बार बार धर्म सिंह के खेतों की तरफ जा रहे थे, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें गांव के लोग जो खेत में काम कर रहे थे नोटिस किया। पुलिस के लोग भी सादी वर्दी में थे। तुरंत ही उनका घेराव किया गया। एक भागने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरा फंस गया। जब उसने देखा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वह वहीं खेत में धान की पुआल को इकट्ठी करके एक बड़ा सा ढेर बना दिया गया था। उसी पुआल में ढेर में वह घुस गया। पुलिस ने चारों तरफ से घेराव कर लिया। फिर से एक आवाज़ उठी थी कि वह पकड़े गए। शहर खाली हो गया। खेतों में आदमी ही आदमी नजर आ रहा था। लोगों का तांता बंध गया। फिर पुलिस ने लाउड स्पीकर से चेतावनी दी, या तो इस ढेर से बाहर निकलो वरना हम इसे आग लगा देंगे। 3 बार चेतावनी दी गई। लड़का बाहर नहीं आया। पुलिस ढेर को आग लगाने ही वाली थी कि वह स्वयं ही बाहर आ गया। फिर उसे पकड़कर रिमांड पर लिया गया। तब उसने एक के बाद एक परत खोली। उसने बताया कि दिल्ली में हमारा 8-10 लोगों का गिरोह है। हम बच्चा चुराते हैं, छोटी मोटी चोरियां भी करते हैं। इससे पहले हमने कोई कत्ल नहीं किया और वकील साहब के घर हम कत्ल करने के इरादे से नहीं घुसे थे। हम तो छोटी मोटी चोरी करने के लिए कोई घर तलाश रहे थे। हमने देखा कि वकील साहब के घर का दरवाज़ा खुला था। हम अंदर गए। वकील साहब ने विरोध किया। हम उन्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन वकील साहब थोड़े अकड़ गए। गुस्से में हथियार चल गया और हमने वकील साहब और उनकी पत्नी का गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। हमने देखा कि अब हमारा बचना मुश्किल है। इसीलिए हम शहर की तरफ न जाकर गांव की तरफ चल दिए, क्योंकि सोनीपत शहर दिल्ली के बिल्कुल करीब है। हम इसके हर एरिए से अच्छी तरह से वाकिफ़। कौन सा रास्ता खेतों से होकर दिल्ली के अंदर जा सकता है, हम हर रास्ते का पता है। हम शादीपुर गांव की तरफ से बढ़े। रास्ते में ठेके से हमने शराब ली ताकि रात की ठंड महसूस ना हो। खेतों में बैठकर शराब के सहारे रात गुजारी जा सके। जैसे ही हम खेतों की तरफ जा रहे थे, गांव से बिल्कुल बाहर हमें एक व्यक्ति मिला, जिसे हमने माचिस मांगी। माचिस उसके पास नहीं थी। फिर हम आगे बढ़ गए। हम उस व्यक्ति को भी मारना चाहते थे, क्योंकि 2 कत्ल हम कर चुके थे। तीसरा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो डर था वह निकल चुका था। हम सिर्फ बचना चाहते थे और कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन हमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, क्योंकि वह गांव के बहुत करीब था। गांव वाले जल्दी उसे ढूंढते हुए आ जाते और फिर हम जल्दी ही पकड़े जाते। हमने उसे जाने दिया। फिर हम आगे खेतों में गए। हमने देखा कि खेत में कोई नहीं था। अंधेरी रात में हम गेहूं की फसल के बीच में बैठ गए। हमने शराब पी। फिर हम मोबाइल टॉर्च जलाकर वकील साहब के घर से जो चुराया था उसे देखने लगे। वहाँ से तो आनन फानन में जो हमें मिला हम उठाकर आ गए थे। हम एक बैग भी उठा लाए थे। हमने सोचा था कि उसमें पैसे होंगे, मगर वह कागज़ से भरा हुआ था। फिर हमने ज्वेलरी देखनी शुरू की, जिसमें डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी थी। हम आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक किसान आ गया, जिसका वह खेत था। उसने सामान सहित हमें देख लिया था कि हम कहीं से चोरी करके आए। हम चोर हैं। शायद उसने हमारी बातें भी सुन ली होंगी। हम आपस में बातें कर रहे थे कि वकील साहब और उनकी पत्नी बेवजह ही हमारे हाथों मारे गए। अगर वह हमारा विरोध नहीं करते और चुपचाप पैसे और जेवर निकाल कर दे देते तो शायद हम उन्हें छोड़ देते।
धर्म सिंह ने शायद हमारी सारी बातें सुन ली थी। इसी आशंका से हम चारों ने धर्म सिंह को दबोच लिया और एक सरिया जो हमने वकील साहब के घर से उठाया था कुत्ते वगैरह से बचने के लिए, उससे हमने धर्म सिंह पर वार की। हम नशे में थे, हम भूल चुके थे कि हम क्या कर रहे हैं। हमने पूरी ताकत से जितना हमसे हो सकता था धर्म सिंह को मारा, उसके जबड़े व शरीर पर वार किया। सरिये के वार से उसका जबड़ा पूरा अंदर गले में धंस गया। उसकी हालत ऐसी कर दी कि वह बोलकर कुछ ना बता सके। हमने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी ताकि वह चल ना सके। फिर आनन फानन में हमने सारा सामान समेटा, बैग वहीं छोड़ दिया क्योंकि उसमें सिर्फ कागज ही थे। हम आगे बढ़े। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक नौजवान लड़का अपने खेतों में पानी चला रहा था। हम तो अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन उसने हमें टोक दिया। उसने आवाज़ लगाई, कौन हो भाई? रात को खेतों में क्या कर रहे हो? क्योंकि आमतौर पर खेतों में जो पानी लगाते हैं वह 1 या 2 आदमी ही होते हैं, लेकिन हम 4 थे। उसे हम थोड़े अजनबी भी लगे, इसीलिए उसने हमें टोका। उसका टोकना हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हमें लगा कि यह हमारी पोल पट्टी खोल सकता है। हमने उसे भी मारकर कुएं में डाल दिया। फिर हम खेतों के रास्ते से दिल्ली में प्रवेश कर गए। एसपी साहब ने पूछा, तुम तो बच गए थे, फिर दोबारा क्यों आए? हमारे हाथ एक भी सबूत नहीं था। हम कभी तुम तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन तुमने दोबारा आने की गलती क्यों की? लड़के ने बताया कि जब हम धर्म सिंह के खेतों में बैठकर ज्वेलरी आपस में बांट रहे थे तो उसमें से एक हीरे का हार था जिसको लेकर हमारा झगड़ा भी हुआ था। वह हीरे का हार बहुत कीमती था। सारी नकदी और जेवरात एक तरफ और वह हीरे का हार एक तरफ। धर्म सिंह को बुरी तरह से मारने के बाद जब हम वहां से आनन फानन में सामान समेट कर निकले तो वह हार धर्म सिंह के खेत में ही कहीं गिर। वह हमें भुलाए नहीं भूल रहा था। उसी की तलाश में हम एक रात और खेतों में आए थे, लेकिन उस समय भी कोई किसान खेतों में पानी दे रहा था और उसने लोगों को आवाज़ लगा दी। देखते ही देखते वहाँ भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई और हम उस भीड़ में ही खो गए। उस दिन हम बच गए, लेकिन वह हार हमें अपनी तरफ खींच रहा था। हम उस हार को किसी भी कीमत पर खोजना चाहते थे। हमें अच्छी तरह से याद था कि वह धर्म सिंह के खेतों में ही गिरा है, क्योंकि किसी और जगह हमने ज्वेलरी खोल कर देखी ही नहीं। उस हार को ढूंढने के लिए ही हम आज फिर से खेतों में आए थे, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। तो दोस्तों, कई बार पुलिस के बिछाए जाल में शातिर अपराधी अपनी ही गलती से फंस जाते हैं। 4 कत्ल हो गए थे और पुलिस के हाथ एक छोटा सा भी सबूत नहीं था। उस समय सीसीटीवी कैमराज नहीं थे, किसी ने उन्हें देखा भी नहीं था और ठंड की रात थी, लेकिन सिर्फ एक हार की वजह से लोग पकड़े गए। क्योंकि पुलिस ने जब न्यूज़पेपर और टीवी में एक अपना बयान देकर यह बात कही थी कि धर्म सिंह के खेत से हमें सिर्फ कुछ कागज मिले हैं और शराब की बोतलें मिली, बाकी कुछ नहीं मिला, और हम इस केस को इस एंगल से खंगाल रहे हैं कि यह वकील साहब के किसी दुश्मन का काम है। इस तरह यह गिरोह आश्वस्त हो गया कि उन पर नहीं, पुलिस कहीं और ही उलझी हुई। पुलिस को हार नहीं मिला, जबकि हार पुलिस को मिल चुका था और शायद चोर गिरोह इस हार को ढूंढते हुए फिर से आएगा। इसीलिए उन्होंने सादी वर्दी में अपने लोगों को खेतों में लगाया, किसान को अपने आश्वासन में लिया। इस तरह से यह के एक केस वाकया में हैरान कर देने वाला है और एक ऐसा गिरोह जिसने कभी कोई कत्ल नहीं किया, छोटी मोटी चोरियां की, एक रात में 4 कत्ल कर गया। और एक बात और यह है कि यह एक छोटा मोटा गिरोह था। अगर बड़ा होता तो दोबारा से आने की गलती कभी नहीं करता। वह पुलिस की चाल को समझ चुका होता। पुलिस के पास कोई सबूत ना होते हुए भी यह केस सुलझ गया। बहुत दुखद घटना थी कि एक रात में 4 लोग अपना जीवन खो चुके थे। वकील साहब के घर में उनकी बेटी ही। यह विधि का विधान ही है कि बेटी को और अधिक जीना था। पकड़े गए लड़के की निशानदेही पर गिरोह के बाकी सदस्यों को भी दिल्ली से धर दबोचा गया। इस ग्रुप में एक महिला भी शामिल थी। तो दोस्तों, आज की वारदात ने ज़रूर आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे और आपको विचलित भी जरूर किया होगा। तो ऐसी ही हैरत अंगेज कहानियों के लिए मिलता हूँ आपसे दोबारा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।